गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर जो बीएससी एग्रीकल्चर के तीसरे सेमेस्टर में इस कोर्स को जो है वो अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जो है आज बेसिक्स जो है वो पढ़ेंगे। कि इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फार्म पावर होता क्या है। सबसे पहले कितने तरीके के हमारे पास में सोर्सेस ऑफ जो हमारे पास में पावर सोर्सेस है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा सोर्स हमारे पास में जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, और साथ साथ हमारे पास में ये जो पावर सोर्सेस है, यह पावर सोर्सेस कितने फायदेमंद है, कितने यूजफुल है, इसके बारे में भी जो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 1 to 1 जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फार्म मशीनरी एंड पावर के बारे में। जैसे इसके अंदर में अगर आप देख रहे हैं तो लेक्चर 1 के अंदर में क्या डिस्कस करने के लिए कह रहा है कि लेक्चर 1 के अंदर में फार्म पावर, सोर्सेस ऑफ डिफरेंट फार्म पावर, एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के बारे में जो वो डिस्कस करने की जो हमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फार्म पावर के बारे में। देखिए, फार्म का मतलब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, खेत होता है, और पावर का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, तो ये जो मीन्स फार्म के ऊपर में, खेतों के ऊपर में जो हम पावर का इस्तेमाल करते हैं, किन किन पावरों का हम लोग इस्तेमाल करके अपने खेतों के अंदर में हम अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज को जो परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में जो है बेसिकली जो हम लोग जो वो डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे नाना प्रकार के जो है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो हम लोग क्या करते हैं किसी फार्म के ऊपर में जो वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ना। बहुत तरह की जो है कृषि गतिविधियां जो है, ऑपरेशन जो है हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने फार्म के ऊपर में। और इसी को जो है आप देखोगे कि फार्म के ऊपर में जो हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक को हम लोग कहते हैं ट्रैक्टिव वर्क कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट, स्टेशनरी वर्क कहते हैं। अब देखिए, अगर हम ट्रैक्टिव वर्क की बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, तो अगर इसके अंदर में देखेंगे तो हमारे पास में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स की बेड प्रिपरेशन के लिए, सीड कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं। तो अगर देखेंगे आप इसके अंदर में कि ट्रैक्टिव वर्क के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रैक्टिव वर्क के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम कल्टीवेशन करते हैं, हम हार्वेस्टिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। माने यहाँ पे ट्रैक्टिव वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया कि हम अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ एक्शन लगा के जो काम करते हैं, जैसे हम कल्टीवेशन करना होता है तो कल्टीवेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई हम इंजन का इस्तेमाल करते हैं। हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग थ्रेशर का इस्तेमाल, कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और भी नाना प्रकार के हम जो है ये मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, संयंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे हम फोर्स वाली बात हम लोग कर रहे हैं, माने मूवमेंट होना चाहिए, गति होना चाहिए उसके अंदर में, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टिव वर्क कर देते हैं। स्टेशनरी वर्क के अंदर में जैसे अब यहाँ पे क्या है, हमारा पे जो साइलेज कटिंग है, हमारे पास में फीड ग्राइंडिंग है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, लिफ्टिंग ऑफ इरिगेशन वाटर है, ये सब क्या है हमारे पास में स्टेशनरी वर्क है। अब हर जगह पंप लगा के हम पानी को ऊपर नहीं खींच रहे हैं। माने अगर हमारे पास में अगर कोई एकड़ ऑफ लैंड है और उस एकड़ ऑफ लैंड में अगर सपोज कीजिए हमारे पास में ये उदाहरण के तौर पे, फॉर टेक एन एग्जांपल, कि अगर हमारे पास में ये 4 एकड़ का ये इतना बड़ा प्लॉट दिखाया जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम पंप लगा दे, फिर यहाँ पे पंप लगा रहे, फिर यहाँ पे पंप लगा रहे, यहाँ लगा रहे, यहाँ लगा रहे, इस तरीके। तो मैंने इस तरीके का ये एक्टिविटीज जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कदापि जो वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मैंने पंप लगाने की बात कर रहे हैं, वाटर पंप की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम से जो वो करा गया कि स्टेशनरी वर्क होता है। जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें, चाप कटिंग हो गया, साइलेज हो गया, फीड ग्राइंडिंग की हम बात करते हैं, थ्रेसिंग की बात करते हैं, विनोइंग की बात करते हैं, या लिफ्टिंग ऑफ इरिगेशन वाटर की बात करते हैं, दिस ऑल आर द स्टेशनरी वर्क। अगर हम इसको अगर देहाती ठेठ भाषा की अगर हम बात करते हैं, एकदम गाँव की भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आप अगर अपने गाँव में जब जाते हो छुट्टियों के समय में, खास करके जब हमारी फसल कट जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद में जब हम उसकी विनोइंग करते हैं या हम उसकी थ्रेसिंग करते हैं, तो उस दौरान में अगर आप देखोगे, क्या देखोगे कि हम क्या करते हैं, मवेशियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन फसलों के अंदर से
मीन्स जो दाना जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सपोज करो एक ये तो पुरानी पद्धति है, अभी भी जो है छोटे छोटे किसान जो है इसका इस्तेमाल अभी भी करते हैं। अब जैसे क्या है कि अगर हम धान की ही बात कर ले, अगर हम गेहूं की बात कर ले, अगर हम दलहन फसल की भी बात कर सकते हैं, लेकिन खास करके हम धान और गेहूं के ऊपर में ज्यादा जो है जोर देंगे। उसमें क्या होता है कि एक गांव में, गांव के खेत में, जिसको हम खलिहान कहते हैं, आम भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, खलिहान कहते हैं। उस खलिहान में किसान क्या करता है, अपने खेतों से, दूर दूर के खेतों से अनाजों को काट के लेके आता है। गेहूं के पूरे बोझे से जो है, धान का पूरे बोझे को जो है वो क्या करता है, लेकर आता है। और लेकर आने के बाद में क्या करता है, वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में वो फिर क्या करता है, अपने गांव में जितने भी जो किसान है उनके मवेशियों को इस्तेमाल करके फिर क्या करता है, इस बम्बू के सहारे एक सेंटर में एक बम्बू डाल देता है, और उसके बाद में उसको रस्सी पूरे मवेशी को एक दूसरे के साथ में बांध के, और इस बम्बू के सहारे क्या करता है, टर्न एंड टर्न घुमाना प्रारंभ करता है, जिसके उनके पांव के दबाव के कारण से जो क्या होता है, धान की बालें जो है, गेहूं की जो बालें जो होती है, दाना जो होती है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और फिर उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस के लिए, मशीनिंग प्रोसेस के लिए आगे की तरफ देखिए। तो ये जो हमारी जो है ये पुरानी पद्धति है, जिसको अभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट इन चीजों को जो हम करते हैं ये क्या है, छोटे पैमाने पे हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया कि जो हम ऑपरेशन जो है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो हम अपने फार्म के ऊपर में परफॉर्म करते हैं, उसको दो तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ट्रैक्टिव वर्क, और दूसरे को क्या कहते हैं, स्टेशनरी वर्क। ट्रैक्टिव वर्क के अंदर में जैसे कि हम सीड बेड प्रिपरेशन की बात करते हैं, हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। दिस ऑल आर द ट्रैक्टिव वर्क हम इसको कहते हैं। जब हम स्टेशनरी की बात करें, माने स्थिर अवस्था की जब हम बात करते हैं, तो साइलेज कटिंग हो गया, फीड ग्राइंडिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग हो गया, लिफ्टिंग ऑफ इरिगेशन वाटर जो हो गया, ये हमारे स्टेशनरी वर्क के अंदर में आता है। और ये सारे ऑपरेशन जो है बच्चों क्या करते हैं, जरूरी है कि हम इसमें किसी न किसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके, माने किसी न किसी सोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोर्स क्या होगा, पावर का इस्तेमाल करके। डिफरेंट जो है हमारा क्या है, स्रोत, पावर का माने स्रोत जो है, डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर, माने तो पावर का जो अलग अलग जो स्रोत होता है उनका हम इस्तेमाल करके इन सारी गतिविधियों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो वो परफॉर्म करते हैं। अगर इसमें सबसे प्रारंभिक अगर हम बात करते हैं, इनमें जो पावर जिनसे हमें मिलता है, तो हम मानव जाति को भूल नहीं सकते हैं। मानव जाति बहुत जरूरी है हमारा, ये सबसे बड़ा प्रमुख जो है पावर है। अगर आज भी खुरपी चलाना है, कुदाल चलाना है, हसुआ चलाना है, खेतों में निकाई करना है, बुराई करना है, जिसको हम आज की भाषा में जो है कहते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सब में अभी भी जो है ह्यूमन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्यूमन पावर अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो हमारा पावर जो स्रोत है वो एनिमल है। तीसरा हमारे पास में मैकेनिकल पावर, जिसके अंदर में हम इंजन का इस्तेमाल, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर में फोकस करते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी, बायोगैस, बायोमास, विंड एनर्जी, इन सारे सोर्सेस का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर में इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी ऑपरेशंस है, मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बच्चों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो ह्यूमन पावर हो सकता है, मैकेनिकल पावर हो सकता है, एनिमल पावर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमारा हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि अब इसमें अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पावर की बारे में बात करते हैं, ऑब्वियस है ह्यूमन पावर जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ह्यूमन पावर जरूरी नहीं कि एक ट्रैक्टर को वो खींचेगा। जितने भी जो छोटे मोटे जो खेतों में जो काम होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, औजारों को चलाने के लिए जो क्या करते हैं, ह्यूमन पावर का जो वो इस्तेमाल करते हैं। और अमूमन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम आम भाषा में, अगर गांव की भाषा में कहें, खुरपा, सिकल्स, हसुआ, ये खुरपा, कुदाल, फावड़ा जिसको हम लोग कहते हैं। अब इन सब चीजों को चलाने के लिए हम खेतों में अभी भी जो है वो ह्यूमन पावर का जो हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल इसलिए कहा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो हमारा क्या है, मेन सोर्स ऑफ पावर है। किसके लिए, छोटे उपकरणों, छोटे औजारों को चलाने के लिए जो हमें फार्म के ऊपर में
फार्म के में अंदर में, दैट मीन्स खेतों में हम उसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डूइंग स्टेशनरी वर्क, जैसे क्या कहा कि स्टेशनरी वर्क के लिए, जैसे मैंने आज हमारे पास में थ्रेसर आ गया ना, आज हमारे पास में हार्वेस्टर आ गया, नहीं तो पहले क्या था, आज भी हम कुट्टी काटते हैं। अगर हम चाफ कटिंग की बात करते हैं तो आज भी अगर आपके पास में क्या है, आज आपके पास में मशीन आ गया है, आज आपके पास में कटिंग मशीन आ गया। कटिंग आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, थे पहले, लेकिन आज भी जो छोटे जो किसान हैं वो आज भी जो है वो आपका क्या करते हैं, ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि जो ह्यूमन पावर जो है वो एम्प्लॉयड किया जाता है, यानी उनको लगाया जाता है किसके लिए, स्टेशनरी वर्क के लिए, स्थिर वर्क के लिए, माने अस्थाई वर्क के लिए। अब अस्थाई वर्क क्या है, अब थ्रेसर को जो है राम जो है वो घनश्याम के खेत में तो जो है थ्रेसर जो है वो लेके जा सकता है उसमें आज के इस परिवेश में, लेकिन पहले क्या था, पहले थ्रेसिंग जो किया जाता था, विनोइंग जो किया जाता था, ये क्या था, बहुत स्टेशनरी वर्क हुआ करता था। चाफ कटिंग हुआ, मवेशी का चारा अगर काटना है तो वो ऐसा नहीं है कि मीन जो है घनश्याम के जो है खेत में जाके जो है वो क्या करना है, भूसा काटना है, वो ऐसा नहीं हुआ करता था। कि अगर हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो जानवर का जो माने जो भोजन जो होता है उसको कटिंग करने का, दिस ऑल आर द स्टेशनरी वर्क, ये सारे स्टेशनरी वर्क है। अब कहा जाए कि इंडिया के अंदर में खास करके भारत की जो हम बात करते हैं, जो भारत की कल्पना करते हैं, वो ग्रामीण जो है माने जो जनसंख्या पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर में 30% ही अवेलेबल है, उपस्थित हमारे किसके लिए, फार्म वर्कों को काम करने के लिए। और यहाँ पे ऑब्वियस है कि हमारा जो है क्या है कि अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं, हमारे एग्रीकल्चरल जो है वो एक मैन जो है, एक मनुष्य जो है वो कितना हॉर्स पावर जनरेट करता है, 0.1 हॉर्स पावर वो क्या करता है आपका जो है वो जनरेट करता है। एक तो सबसे पहले ह्यूमन पावर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इजीली अवेलेबल है और सब कामों में हम इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। विनोइंग कराना है विनोइंग करा लेंगे, थ्रेसिंग कराना है थ्रेसिंग करा लेंगे, चाप कटिंग कराना है चाप कटिंग करा लेंगे, लिफ्टिंग ऑफ इरिगेशन कराना है वो भी करा लेंगे, पास्चरिंग मीन्स अगर पास्चर्स को जो हरे हरे घास जो है उनको जो कटिंग करवाना है तो वो भी हम मनुष्य से करवा सकते हैं। तो इजीली अवेलेबल है और सारे काम को हम आसानी से करवा सकते हैं। अब सबसे पहला मीन्स एडवांटेज तो मैंने गिना दिया, लेकिन जब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या है, कॉस्टलीस्ट पावर कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पावर, क्या है, बहुत ज्यादा महंगी है। जितने भी और दूसरे जो सोर्स ऑफ पावर हैं उन सब से ये ज्यादा महंगा है। इसके अलावा क्या है, इफिशियंसी बहुत ही कम है, बहुत ही जो इनका क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। when not in use and affected by weather conditions and seasons, क्या कहता है, जो हमारे पास में क्या है, कॉस्टलियर पावर है कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पावर। यहाँ पे क्या है, वेरी लो इफिशियंसी है, requires full maintenance when not in use and affected by weather conditions and seasons। अब जैसे ये जो सारे मशीन्स की जो हम लोग बात करते हैं, विनोइंग की कहते हैं, चाप कटर की बात करते हैं, पंप की बात करते हैं, तो ये क्या है, ऑब्वियस है बहुत दिन तक आप छोड़ दोगे फिर क्या होगा, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मींस तो ऑब्वियस है कि वेदर कंडीशंस भी इसके ऊपर में जो इंपैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ह्यूमन पावर हमारे लिए कोई मींस कहा जाए तो ये हमारा प्राइम सोर्स ऑफ पावर है, जो हम खेतों में स्मॉल टूल्स को हम क्या करते हैं, औजारों को इस्तेमाल करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम स्टेशनरी वर्क के लिए इनका क्या करते हैं, एम्प्लॉयड करते हैं, हम इनको लगाते हैं। फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं एनिमल पावर की बात करते हैं, तो ये भी एक क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा क्या है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है, जो हम क्या करते हैं पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल जो हम लोग क्या करते हैं। माने ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर ऑन द फार्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन इंडिया इट इज द इन व्हाट इन इंडिया इज एनिमल। और ये क्या है, ये अनुमानित लगाया जाता है कि 80% जो है वो टोटल जो है ड्राफ्ट पावर जो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर में, जो एनिमल्स के द्वारा क्या किया जाता है हमारे स्टूडेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया के पास में लगभग जो है संख्या ये पुरानी है 22.68 करोड़ कैटल, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक जो है वो मवेशी जो हमारे भारत के अंदर में पाया जाता है, हाईएस्ट इन द
वर्ड जो हमारे पास में क्या है वो अवेलेबल है, कौन, एनिमल पावर हमारे पास में अवेलेबल है। मेनली हमारे पास में क्या है, बुलॉक्स है, बफेलोज है, जो हमारा क्या है सोर्स ऑफ एनिमल पावर। हम अपने खेतों में जब हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बुलॉक्स हो गया, बफेलोज हो गया। अब बुलॉक्स जो हमारा जो ऑक्स है, हमारा जो सांड है, उनको हम लोग क्या करते हैं, भैंस नहीं, जो दूध देने वाली भैंस होती है उसका इस्तेमाल हम नहीं करते, भैंसा का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल हम अपने क्या करते हैं बच्चों, खेतों के ऊपर में करते हैं। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। हम खेत से हम जो है जुताई करने के साथ में हम उसको लेवलिंग भी करते हैं। तो ये सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही हमारे पास में पावर सोर्स में, और भी अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे बच्चों, तो अलग अलग हम जानवरों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम पावर सोर्स जो है वो एनिमल पावर सोर्स जो है वो गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कैमल की बात करते हैं, हॉर्स की बात करते हैं, डोंकी की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, इन सब का भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं अपने फार्म वर्क में जो वो करते हैं। मैंने जैसे कहा कि जैसे हम बैल की बात करते हैं, हम भैंसा की बात करते हैं, इन सबों को हम लोग क्या करते हैं अपने खेतों में जुताई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैमल का भी करते हैं, हॉर्स का भी करते हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हम इनको किसी और दूसरे माध्यम से हम क्या करते हैं, खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हॉर्स की बात कर लेंगे, टांगा खींचने की बात हो गई, डोंकी की बात हो गई, एक जगह से दूसरे जगह क्या सामान को पहुंचाने में, हमें खेतों में जब वो पहुंचाने में सामान की मदद कर। तो कहीं ना कहीं ये जानवर भी जो हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ पावर जो हमें जो वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज हमारे पास में क्या है कि जो एडवांटेज अगर हम बात करते हैं, अगर देखा जाए कि जो पावर डेवलप्ड होता है इन जानवरों के एवरेज पेयर, है ना, पेयर की बात में, जोड़े की बात करते हैं, तो लगभग 1 HP फॉर यूजुअल फार्म वर्क के लिए 1 HP, 1 हॉर्स पावर जो है, पावर जो है, एक जोड़ा जो है वो क्या करता है, आपका बुलॉक्स जो है वो पावर को जो है वो डेवलप करता है, जो आपके फार्म के ऊपर में काम कर सके। एडवांटेज क्या है एनिमल पावर का बच्चों, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इजीली अवेलेबल है। ये क्या है, ये इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल के साथ में क्या है, यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, हम सब चीजों के लिए, माने हर एक कार्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो हमारा जो है वो बहुत ही कम है, लो इन्वेस्टमेंट है। सप्लाईज मैन्युअल टू द फील्ड एंड फ्यूज टू द फार्म्स, ऑब्वियस है। इनके जो वेस्ट होते हैं, इन मवेशियों के जो वेस्ट होते हैं, उन वेस्ट को हम खाद के तौर पे, मैन्योर है ना, मैन्योर और फ्यूल है ना, हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर और फ्यूल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम किसान जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो खेतों में जो उपजाया जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम धान की बात करते हैं, हम गेहूं के भूसे की बात करते हैं, हम रागी की बात करते हैं, हम ज्वार की बात करते हैं, हम बाजरा की बात करते हैं, जनेरा की बात करते हैं, तो इन सब का जो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, उनका इस्तेमाल हम इनके लिए चारा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा रहा है कि लीव ऑन फार्म प्रोड्यूस, ये जानवर जो है वो किसके ऊपर में, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर फार्म, इन आवर फील्ड, उसके ऊपर में इनकी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। अब तो ये एडवांटेज के साथ में ऑब्वियस इसकी कुछ खामियां भी है। नॉट वेरी इफिशिएंट, बहुत ज्यादा ये इफिशिएंट नहीं है। इनकी मींस जो इफिशिएंसी जो है वो मौसम और वेदर जो वो क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। कैनॉट वर्क एट ए स्ट्रेस, ऑब्वियस है। लगातार अगर एक जो है जानवर को अगर कंटिन्यूअसली काम कराते रहेगा तो हो सकता है वो मर भी सकता है ना। रिक्वायर फुल मेंटेनेंस व्हेन देयर इज नो फार्म वर्क, है ना, फुल मेंटेनेंस वाली बात हो जाती है। मींस जब काम नहीं होता है तो उस दौरान में क्या होगा, आपको पूरा फुल मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्रिएट्स अनहेल्थी एंड डर्टी एटमॉस्फेयर नियर द रेसिडेंस, ऑब्वियस है। मवेशी रखते हैं तो हम कहते हैं कि गोबर, हाउ डर्टी इट इज, देखो गोबर छी कैसा आ गया। तो अनहेल्थी और डर्टी एटमॉस्फेयर जो हमारे जो है रेसिडेंस के, यानी जहां हम रहते हैं उस जगह पे अनहेल्दी और डर्टी एटमॉस्फेयर जो वो क्या करते हैं, ये मवेशी जो है वो क्रिएट करते हैं। वेरी स्लो इन डूइंग वर्क, ऑब्वियस है। काम करने की जब हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशंस में अगर देखा जाए तो ये जो जानवर जो होते हैं हमारे जो है वो बहुत समय लेते हैं, बहुत ही स्लोली काम होती है। अगर हम बात करते हैं, अगर एक खेत की जुताई के बारे में अगर हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम टिलिंग की बात करते हैं तो हो सकता है एक जानवर जो है, एक जोड़ा मवेशी जो है
टाइम लगता है 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन को क्या करता है हमारे स्टूडेंट, उसको जुताई करने में, उसको टिलिंग करने में। अब हम बात करते हैं जो दूसरा पावर सोर्स के बाद में तीसरे पावर सोर्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर में बेसिकली हमारे पास में या किस फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल होता है, ट्रैक्टर के फॉर्म में, पावर टिलर के फॉर्म में, या जो इंजन जो तेल से जो चलते हैं वैसे इंजन का हम लोग क्या करते हैं, चलाकर हम मैकेनिकल पावर लेने की जो वो कोशिश करते हैं, है ना। और जो ऑयल इंजन जो होता है हमारे पास में, वो हाईली इफिशिएंट डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हमारे फ्यूल को, हमारे ईंधन को यूजफुल वर्क के अंदर में। इफिशिएंसी जो हमारे डीजल इंजन का जो है वो वेरी कर जाता है 32 से लेके 38% तक, जबकि वही जो कार्बोरेटर जो है पेट्रोल, जिसको हम लोग आम शब्दों में अगर पेट्रोल इंजन कहें, उसकी इफिशिएंसी जो है लगभग जो 25 से जब वो 32% हो जाती है। और इस आधुनिक कुछ समयों में, कुछ साल पहले, रिसेंट ईयर्स में, कुछ पूर्व साल पहले डीजल इंजन ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स जो है वो ऑब्वियस बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, विख्याति जो है हमारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को, हमारे जो कृषि गतिविधियों को करने में बहुत ज्यादा ख्याति ये जो है वो पा चुके हैं। अब यहाँ पे ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये अनुमानित किया जा रहा है कि 1 मिलियन ट्रैक्टर of 25 horsepower ranges are in use for various agricultural operations in India। ये क्या किया जा रहा है, अनुमानित किया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 मिलियन ट्रैक्टर जिसकी 25 हॉर्स पावर रेंज हो, उसको हम क्या करते हैं भारत के अंदर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कृषि गतिविधियों के लिए, कृषि कार्यों के लिए। टोटल नंबर जो हमारे पास में जो ऑयल इंजन जो है वो बेसिकली 5 हॉर्स पावर जो स्टेशनरी वर्क के लिए, वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 लाख है हमारे पास में। नॉर्मली जो स्टेशनरी डीजल इंजन हैं वो यूज किए जाते हैं पंपिंग वाटर के लिए, आपको आटा चक्की चलाने के लिए, ऑयल गनीज को चलाने के लिए, कॉटन गिन्स को चलाने के लिए, चाप कटर के लिए, शुगर क्रशर के लिए, थ्रेशर्स के लिए, विनोअर्स के लिए। ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियस है, अगर आप जाके आज आपके घर में इलेक्ट्रिक मोटर है, लेकिन आप अपने गांव में जाओगे तो वहां भी आज के समय में बदल चुका है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी आपको देखने को मिलेगा पंपिंग वाटर, जमीन से पानी निकालने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, डीजल इंजन का जो हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डीजल इंजन के माध्यम से बच्चों हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर से पानी को सक करके उसको हम क्या करते हैं, अपने खेतों में पटाने के लिए, पटवन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर मिल, आटा चक्की, जो हम और आप जो गेहूं को आटे के रूप में जो खाते हैं, मैदा के रूप में खाते हैं, उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं। कोल्हर जो होता है, पहले पुराने जमाने में हम क्या करते थे, अभी भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, मवेशियों से हम क्या करते थे, हम कोल्हू जो है वो चलवाया करते थे। अब तो ये पुराने जमाने में अगर आप जाएंगे 80 तो बहुत पहले मैंने बोल दिया, 60 के दशक में, आजादी के बाद में अगर आप जाएंगे तो उस समय में भी जो है हम क्या करते थे, कोल्हू जो है, तेल मिल जिसको हम लोग कहते हैं, वो मनुष्यों के द्वारा चलाया जाता था, है ना। तो आज भी अब हम मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करके अपने कामों को हमने क्या किया, बहुत ही आसान कर दिया है। बट उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, और ये नाना प्रकार के ईंधन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं डीजल इंजन की बात करते हैं तो हम उसमें डीजल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो उसमें हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह पे अगर आप जाएंगे तो आज के इस परिवेश में हम सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मीथेन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, नाना प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल करके बच्चों आज हम अपने जो है फार्म के ऊपर में नाना प्रकार के इंजन की मदद से हम अपने मीन्स जो कृषि कार्य है उसको जो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उड़ान दे रहे हैं। हम अपनी कार्य पद्धति में, कार्य की प्रगति को हम क्या करें, दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो जो बढ़ा रहे हैं। एडवांटेज क्या है, इफिशियंसी बहुत ज्यादा हाई होता है, किसी भी तरीके का मौसम का मार इसके ऊपर में नहीं होता है, और साथ साथ कैनॉट रन एट ए स्ट्रेच, ऑब्वियस है ये भी बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा स्ट्रेस तक जो है वो नहीं मैंने काम कर सकता है। नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, जैसे मैंने कहा कि नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, और फिर उसके बाद में इसको बहुत ही कम स्पेस चाहिए और दूसरे सोर्स ऑफ पावर से ये क्या है, बहुत ही सस्ता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, सबसे पहला क्या है कि इसमें जो लागत, जो प्रारंभिक लागत जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल, दैट इज द बिगिनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसे की लागत जो है, प्रारंभिक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पैसे की लागत है, इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही हाई है। ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले लाख लगाओ उसके बाद बनाओ। तो यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा मैकेनिकल पावर के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। फ्यूल कॉस्टली है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नीड्स टेक्निकल नॉलेज। BS6 इंजन जब आया था तो उस दौरान में हमारे पास में मैकेनिक्स भी जो है वो बहुत ज्यादा अधिक, मींस टेक्निकली साउंड, तकनीकी रूप से जो है वो ज्ञानवान उनके पास में ज्ञान जो है वो नहीं था। धीरे धीरे ने उन्होंने सॉरी BS6 इंजन के ऊपर में जो काम करना जाना सीखा, तब उसके बाद में आज जो है हमारे जो है तकनीकी विशेषज्ञ जो है इसके ऊपर में आसानी से काम कर पाते हैं। या टेक्नीशियन जो है या मैकेनिक जो कहिए, जो गराज में काम करने वाले जो मिस्त्री जो है वो आज काम कर लेते हैं बहुत आसानी से। इसलिए एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अधिक है, फिर फ्यूल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस जब वो बहुत ज्यादा तकनीकी जो है वो ज्ञान की जो आवश्यकता होती है इसके अंदर में। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल पावर के बाद में, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ये भी जो है आज के डेट में हमारे भारत के अंदर में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर रोल प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। और इलेक्ट्रिक पावर जो है बेसिकली जो है आज के डेट में अगर जाए तो देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक मोटर्स का इसके अंदर में इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां हमारे पास में बच्चों डीजल इंजन जो डीजल इंजन था, उस डीजल इंजन को हटा के अब हम क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटर किसके माध्यम से चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलेगा। किसके माध्यम से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ये मोटर फिर जब हम क्या करते हैं खेतों में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, पानी को सक करने में जो है वो हमें मदद करता है। हम डेयरी इंडस्ट्री में लगाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में लगाते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगाते हैं, हम कैटल फीड ग्राइंडिंग करने के इस्तेमाल करते हैं। तो एवरीवेयर हम क्या कर रहे हैं, डीजल इंजन के जगह पे, दैट मींस जो पेट्रोल से हो, डीजल से हो, उनको या ऑयल इंजन हो, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्लीन सोर्स ऑफ पावर है, स्मूथ रनिंग है इसके अंदर में। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है वो बहुत ही कम इसके अंदर में जो है वो अटेंशन की आवश्यकता है, कम इसकी जो है देख रेख की आवश्यकता है। और अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की बात करते हैं बच्चों, तो एडवांटेज में क्या है, ये बहुत ही सस्ता चीप पावर सोर्स है हमारे लिए, वेरी चीप फॉर्म ऑफ पावर है हमारे लिए। ये हाई इफिशिएंसी है इसके अंदर में, कैन वर्क एट ए स्ट्रेच, लगातार काम हम करा सकते हैं। मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है। नॉट अफेक्टेड बाय, किसी भी तरीके का जो मौसम के मार इसके ऊपर में नहीं झेला जाता है, किसी भी तरीके का मौसम का मार इसके ऊपर में असर नहीं पड़ता है। ऑब्वियस है। एडवांटेज के बाद में डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा हाई है। ये गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इसके अंदर में चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर हम सावधानी से अगर इसको नहीं हैंडल किए, सावधानी से अगर इसको हम केयर नहीं किए, सावधानी से इसके देखभाल नहीं किए, तो बहुत ही भयावह, खतरनाक, ग्रेट डेंजर, खतरा जो है वो क्या हो सकता है, पैदा जो है वो हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फार्म के लैंड के ऊपर में या फार्म हाउस के अंदर में, खेतों के अंदर में हम मैन पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मैनिपल पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वैसे एनर्जी सोर्स जो बेसिकली हमारे जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने, उसके बाई प्रोडक्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और ये हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है।
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे अगर हम बात करते हैं बायोमास की बात करते हैं, हम बायोगैस की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, तो आज के डेट में हम पावर जनरेशन के लिए या बहुत वेरियस एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इनकी इस्तेमाल करके हम लाइट कर सकते हैं, पावर जनरेशन कर सकते हैं, वाटर हीटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, ग्रीन हाउस हीटिंग कर सकते हैं, वाटर डिस्टिलेशन कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन और डीजल इंजन ऑपरेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में आप परफॉर्म कर सकते हैं। यह एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर है, माने ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है, ये इनएग्जॉस्टेबल है हमारे नेचर के अंदर में, हमारे प्रकृति के अंदर में। अवेलेबिलिटी जो विंड एनर्जी का है इतना मींस मींस बहुत ज्यादा है ना। विंड जहां पे भी विंड की जो वेलोसिटी है अगर 32 किलो माइल्स पर आवर है या 15 किलोमीटर पर आवर है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, विंडमिल का इस्तेमाल करके हम नाना प्रकार के जो है अपने कृषि गतिविधियों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो अवेलेबिलिटी जो है सोर्स ऑफ पावर हमारा विंड एनर्जी है। उसके बाद में हमारे पास में सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसकी भी मदद हम क्या कर सकते हैं, लेके हम बहुत ज्यादा पावर का जो वो जनरेशन कर सकते हैं। और आज के इस परिवेश में इस कृषि क्षेत्र के अंदर में हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। हम पवन चक्की का इस्तेमाल, अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो हम उसका भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अगर भारत के भिन्न भिन्न भागों में अगर आप जाएंगे तो विंड मिल का विस्तार हो रहा है, सौर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, जिनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में नाना प्रकार के जो उपकरण है उनका हम क्या कर रहे हैं, कार्य जो है वो करा रहे हैं, उनको चला रहे हैं और उनकी पावर से हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, वातावरण को बर्बाद होने से, खराब होने से, डिटोरिएट होने से हम उसको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो ये तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है, अलग अलग जो है वो सोर्सेस हैं, किसके, पावर के सोर्सेस है। अब एक चीज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर में एक सबसे बड़ी जो है विडंबना है। किस चीज की विडंबना है? विडंबना यह है कि हमारे किसानों के पास में, जिसको हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन, है ना, फार्म मैकेनाइजेशन। और फार्म मैकेनाइजेशन में क्या है, बेसिकली माय डियर स्टूडेंट की मशीनीकरण, है ना। हम मशीनीकरण के ऊपर में ज्यादा जो फोकस करें, ये पॉइंट जो हमारा बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन तो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ये लेकिन वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इसके सबसे बड़े कारण है, सबसे बड़ा कारण जो है हमारे किसानों के पास में जो लैंड होल्डिंग है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? लैंड होल्डिंग। ये क्या है, बहुत ही कम है, स्मॉल है। अब मान लो कि किसी किसान के पास में, जैसे मान लो मैं किसान हूं, मेरे पास में जो है कितने, अगर मैं कट्ठा की बात करता हूं, मैं डेसिमल की बात करता हूं, 4 डेसिमल मेरे पास में जमीन है। कितने हैं? 4 डेसिमल जमीन है। अब 4 डेसिमल जमीन के में अंदर में अगर 10 लाख 12 लाख का मैं ट्रैक्टर खरीदूं तो ये तो बहुत मीन्स बुद्धिमानी वाली व्यक्ति की बात नहीं हुई, ये बुद्धिमानी नहीं झलकता है मेरे चेहरे से ना। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज जो है, फार्म मैकेनाइजेशन जो है हमारा नहीं हो पा रहा है स्मॉल लैंड होल्डिंग के कारण से। स्मॉल लैंड होल्डिंग जो है वो फार्म मैकेनाइजेशन करने में हमारा एक बहुत बड़ा बैरियर जो है वो क्या कर रहा है, हमारे जो है वो घोषित हो रहा है। स्मॉल लैंड होल्डिंग है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो अनइवनली है। अब एक माने गजोदर का खेत जो है अगर यहाँ पे है तो मंगरू का खेत जो है वो यहाँ पे है। अब एक मंगरू का खेत यहाँ पे है तो उसके बाद में गजोदर का खेत जो है फिर यहाँ पे है। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा बैरियर है हमारे पास में फार्म मैकेनाइजेशन का। अगर हमारा खेत यहीं पे, अगर मान लीजिए कि गजोदर का खेत ये पूरा है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर गजोदर का खेत है तो इसमें फार्म मैकेनाइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो लैंड होल्डिंग अगर कम होगा तो फार्म मैकेनाइजेशन भी हमारा जो है वो कम होगा। एक सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो दुष्परिणाम कह सकते हैं कि हम मैकेनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, टाइम लग रहा है।
स्मॉल होल्डिंग्स वाले भी जो है, छोटे बहुत ज्यादा स्मॉल होल्डिंग्स वाले ट्रैक्टर को जो होल्ड करना या जो है मैकेनाइजेशन को जो है कर पाना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास में लैंड होल्डिंग कम है, आय स्रोत जो है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम है, इसलिए जो है मैकेनाइजेशन जो है, मशीनीकरण के ऊपर में थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा कम फोकस करते हैं। तो ये हमारा जो पहला अध्याय था, पहला हमारा जो अभ्यास था, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोगों ने वेरियस फार्म सोर्सेस के बारे में अध्ययन किया। अब इसके अंदर में भी जो हमारे पास में जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इसमें भी जो हमारे पास में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है, बायोमास है, बायोगैस है, इनका हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपने खेतों के अंदर में जो गतिविधियां होती है, प्रकाश का अगर हम चाहिए, ऊर्जा चाहिए, या हमें अगर प्रोसेसिंग कराना है, हमें बर्निंग कराना है, तो उन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोमास एनर्जी का जो हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, पहला जो अध्याय जो है फार्म पावर के ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग जो है फिर किसी दूसरे लेक्चर के ऊपर में जो वो डिस्कस करेंगे।